और दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र कुमार। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे टैली अकाउंट्स के बारे में। तो टैली अकाउंट्स का काम सीखने के लिए आज मैं आपको लेके चलता हूं एक्सपेंसेस वाउचर पर। अभी तक हमने जो कुछ सीखा वो सीखा कि परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि परचेज और सेल्स के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है एक्सपेंसेस का। हमें एक्सपेंसेस के बारे में जज करना होता है कि हम एक्सपेंसेस किस तरीके का एक्सपेंस है, कौन से हेड में जाएगा। उसको हम आज आपसे शेयर करेंगे कि हमने जैसे ये फैब्रिक की कंपनी है, फैब्रिक की कंपनी में नॉर्मली ज़्यादा काम नहीं होता। तो ट्रेडिंग की कंपनी है, माल खरीदा माल बेचा, इसमें ज़्यादा ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स की ज़रूरत नहीं होती और खर्चे भी कोई ज़्यादा नहीं होते। हम बात करेंगे इस वक्त एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस हमारा फैब्रिक की कंपनी में क्या एक्सपेंसेस हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा चाय पानी, कोई आया कस्टमर को अटेंड किया, इस तरह के खर्चे फैब्रिक कंपनी में ज़्यादातर होते हैं। तो मैं उन्हीं की एंट्री आपसे शेयर करता हूँ। अब जैसे हमने एक खर्चा किया कि हमने किसी कस्टमर के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवाया, तो हम उसकी एंट्री करते हैं कैश। बिजनेस प्रमोशन ये ऑलरेडी हेड हमको बनाने पड़ेंगे, जो कि ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। अब मैं आपके सामने बना रहा हूँ बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। बिजनेस प्रमोशन इसलिए होता है कि हम कभी भी किसी कस्टमर को अटेंड करते हैं तो हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि वो अगली बार भी आए तो वो खुश होकर लेके जाए कि हाँ जी, इस कंपनी से मुझे अच्छे से अटेंड किया गया। यहाँ पर खर्चों में कभी भी इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए हमेशा नो की एंट्री करेंगे। अब हमने उसको चाय का या कोल्ड ड्रिंक मंगाई, तो कोल्ड ड्रिंक का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 240 रुपये का हम डाल देते हैं। ये सब मैं अप्रॉक्स डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। खर्चा आपको देखना पड़ेगा, आपके सामने जो बिल्स होगा उसके हिसाब से कितना अमाउंट है, कितना है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक्सपेंसेस को बुक करते हैं। नरेशन में वही सेम जैसे आप लिखना चाहें, कैश पेड फॉर कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा यदि कोई खर्चा होता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है। अब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हम आपके सामने बिजली का बिल हमेशा आता ही है, हम उसको बैंक से पे कर सकते हैं। आप बैंक से पे करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वो भी आपको खोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सेम ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस हमारा जैसे 2540 रुपये का बिजली का बिल आया, हमने उसको चेक से पे किया। चेक नंबर वही मैं अंदाजे से आपको डाल रहा हूँ, आपको चेक नंबर चेक वाइज चेक चलना होगा। आजकल एनईएफटी का ज़माना है, तो हम लोग फ़ोन से एनईएफटी भी कर सकते हैं, तो आप नरेशन में लिख सकते हैं कि ये एनईएफटी से पेमेंट हुई है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो अब इस कंपनी को मेंटेन करने के लिए कोई लड़का होगा जो एम्प्लॉई है। जैसे आप अकाउंट्स कर रहे हैं तो आप अकाउंट्स की एंट्री करेंगे कि आपकी सैलरीज़ है। आप सैलरीज़ में भी डाल सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम अकाउंट्स वहाँ पे जाके कर रहे हैं, महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार आप जाते हैं, तो आप अकाउंटेंसी का खर्चा खोल सकते हैं। मैं आपको पार्ट टाइम का ही बता देता हूँ कि हम जैसे अकाउंट्स की एंट्री कैश से करी हमने, तो अकाउंट्स का वही और सी करके हम अकाउंटेंसी चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आप अकाउंट्स के चार्जेस 1500-2000 रुपये महीना आप लेते हैं किसी चीज़ को चार्ज करने के लिए। कैश पेड फॉर अकाउंट्स चार्जेस। इसी तरह से वहाँ पे कोई लड़का काम कर रहा है, उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी का खर्चा हम डाल सकते हैं। सैलरी भी ज़्यादातर कैश में ही दी जाती है। सैलरी का अकाउंट भी हम वैसे ही खोल लेते हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग की कंपनी है। ट्रेडिंग की कंपनी में कभी भी कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चा होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लेंगे तो हम फ्रेट की एंट्री कर सकते हैं कि हमने जब माल खरीदा, माल खरीदते समय जो हमें अपनी शॉप तक या अपने ऑफिस तक उस माल को लाने के लिए जो भाड़ा पे करना पड़ा, उसे हम फ्रेट एक्सपेंसेस में डालते हैं। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ सकता है। अदरवाइज ट्रेडिंग की कंपनी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चे बहुत कम होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चे ज़्यादा होते हैं। बाकी ट्रेडिंग में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हमने किसी को सैलरी पे रखा हुआ है, 14,000 रुपये सैलरी है, वही हम नरेशन में जो भी लिख सकते हैं, कैश पे टू रमेश फॉर द मंथ ऑफ
जो भी आप मार्च की सैलरी अप्रैल में दे रहे हो अप्रैल की मई में जैसे भी आप एंट्री करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर खर्चे होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। हम एक ऑफिस एक्सपेंसेस की एंट्री डाल लेते हैं इसी तरह से। ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं कि ऑफिस में खर्चा किया, कि कोई रिपेयर कराया ऑफिस का सामान, या कोई ऐसा खर्चा जो हम सामान लेके आए हैं क्लीनिंग वगैरह के लिए, वो ऑफिस एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस में हम ऐसे ही 470 रुपये के एक्सपेंसेस डाल देते हैं, 370 रुपये कैश पेड फॉर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि परचेज ऑफ समथिंग, जो भी आपने खरीदा उस तरह का खर्चा। अब ऑफिस की साफ सफाई के लिए हमने किसी को रखा हुआ है तो वो सैनिटेशन एक्सपेंसेस में भी जा सकता है, सैलरी में भी जा सकता है। हम फिलहाल सैनिटेशन एक्सपेंसेस डाल देते हैं। वो भी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सैनिटेशन एक्सपेंसेस के लिए हम 1200 रुपये महीना किसी को साफ सफाई के लिए देते हैं, तो वो नरेशन में आप लिख सकते हो कैश पेड फॉर सैनिटेशन चार्जेस। इस तरह के और भी कई खर्चे हैं, हम जैसे टेलीफोन का खर्चा है, आप मोबाइल का खर्चा आजकल डाल सकते हैं कि मोबाइल का हम बिल पे करते हैं, क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन तो आजकल बहुत कम हो गए हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन ही है, तो मोबाइल रिचार्ज कराने का, या पोस्ट पेड है तो पोस्ट पेड का बिल है, जैसे 1500 रुपये का खर्चा हो गया, उसको भी हम कैश पेड फॉर एयरटेल बिल या वोडाफोन बिल जो भी आपका है वो कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम कन्वेंस का खर्चा दिखा सकते हैं कि हमारा जो सैलरी का लड़का है या ऑफिस बॉय जो भी है वो कहीं आता जाता है, हम उसको लोकल कन्वेंस देते हैं। उस लोकल कन्वेंस का खर्चा हमने आपको 15 दिन में 10 दिन में एक बार आपने उसको कहा कि भाई जितना भी आपका खर्चा होता है आप ले लिया कीजिए, तो ये कन्वेंस एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको। अब ये जैसे 1500-1700 रुपये कन्वेंस एक्सपेंसेस, उसका 1690 रुपये बना, आपने वो 1690 रुपये पे कर दिया कैश पेड फॉर द कन्वेंस फॉर द पीरियड। आप पीरियड डाल सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से आज 21 अप्रैल तक आपने उसको पूरा खर्चा पे कर दिया जो भी उसका कन्वेंस लगा था। इसके अलावा हम अपनी गाड़ी का पेट्रोल डाल सकते हैं, आपके पास जो कंपनी के मालिक हैं वो पेट्रोल कार से आते जाते हैं, तो व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस या व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम दोनों तरह से कैसे भी खोल सकते हैं। मैं फिलहाल आपको व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, ताकि पेट्रोल का खर्चा अलग, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब आपने 2-3 हज़ार रुपये का पेट्रोल भरवाया, ये वीकली बेसिस पे भी होते हैं, आप जैसे जैसे भरवाना चाहें, आपके पास पेट्रोल की पर्ची है तो आप पेट्रोल की पर्ची डाल सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं कैश पेड फॉर पेट्रोल। और अगर आपने कोई गाड़ी रिपेयर मेंटेनेंस कुछ करवाया है आप वो खर्चा भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी। अब जैसे आपने बैंक से पेमेंट करी तो आप कैनरा बैंक से ले सकते हैं, उसके लिए आप अलग से अकाउंट खोल सकते हैं, व्हीकल रिपेयर एक्सपेंसेस, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब आपने व्हीकल रिपेयर कराई, उसमें 500-700 रुपये खर्च हुए, 5-6 हज़ार रुपये, तो आप चेक से एंट्री करिए, आपने आप चेक नंबर आप अपने हिसाब से डाल के पेड फॉर व्हीकल रिपेयर। तो इस तरह से आप अपने सारे खर्चे बुक कर सकते हैं। अब यदि आप देखेंगे तो आप आपने एक सही एंट्रियाँ सही जगह पे करी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ग्रुपिंग सही से करेंगे तो एंट्री सब सही जगह आएगी। अब इस समय पे आपको ये नज़र आ रहा है, आप सभी एंट्रियाँ, सेल्स की एंट्री सेल्स में चली गई, आपने 3,11,000 रुपये की सेल करी अप्रैल महीने में, और परचेज़ की एंट्री परचेज़ में चली गई, हमने ये परचेज़ किया था 4,47,000 रुपये का। अब इसी तरह से स्टॉक की एंट्री स्टॉक में आ गई, फैब्रिक की फैब्रिक में आ गई, आपके सामने है। आपको यहाँ पे स्टॉक नज़र आता रहेगा कितना स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, और इस सेल और परचेज का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं कि भाई आपने जो कपड़ा खरीदा उसको अपना मार्जिन लगा के बेचा, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। जीपी रेशो सबसे पहले यही होता है कि आपने कमाया क्या, उसके बाद नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे लेस करने के बाद जो बचता है वो है नेट प्रॉफिट।
अब यदि आप यहाँ देखेंगे तो आपको 35,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, जिसके सामने में आपके खर्चे लेस होके आपको 3,800 रुपये नेट प्रॉफिट बचा। और ये एंट्री इसी तरह से यहाँ ये बैलेंस शीट में चली गई। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बैलेंस शीट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे-जैसे ठीक से एंट्रियाँ करते चले जाएँगे ठीक ग्रुपिंग में, सभी चीज़ ऑटोमेटिक अपने आप सही जगह पे बैलेंस शीट बनती चली जाएगी। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपके सामने ये है, ये आपका वैट आपने पे किया और ये आपका पेबल बनता है। 22,000 रुपये आपने पे किया हुआ है, 15,000 आपने चार्ज किया, तो 7,000 रुपये आपको अभी गवर्नमेंट से लेने हैं, जो यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। सैलरी क्रेडिटर्स आपने इन लोगों की पेमेंट देनी है। अभी इनका हमने 2,60,000 रुपये दिया और 2,604 रुपये की पेमेंट की है। बैलेंस पेमेंट अभी हमने इनको देनी है। इस तरह से ये बैलेंस चलता है। इसी तरह से डेटर्स आपके सामने है, ये स्टॉक है, डेटर्स है, आपने ये पैसा अभी मार्केट से लेना है, ये कैश इन हैंड आपके पास, आपने तो जितना कैश निकाला बैंक से और आप कैश सेल से हुआ उसके सामने में ये खर्चे हो गए। अभी आपके पास 41 रुपीज़ कैश बचा हुआ है, तो अब आपको दोबारा कैश की ज़रूरत है, वो फिर आप बैंक से निकाल के, इसी तरह से ये बैंक अकाउंट यहाँ पे 42,000 रुपये रखे हुए हैं। मैं आपको एक और एंट्री यहाँ पे समझा देता हूँ कॉन्ट्रा की, जैसे कि हम 40,000 रुपये कैश निकाला, आप यहाँ पे कॉन्ट्रा की एंट्री हम F4 से करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम बैंक में कैश जमा कराएंगे या कैश निकालेंगे तो वो कॉन्ट्रा के थ्रू एंट्री होती है। तो ये मैं कॉन्ट्रा में चला जाता हूँ, हमने कैश निकाला, कैश को डेबिट कर देते हैं कैनरा बैंक, हम क्रेडिट कर देते हैं, हमें 35,000 रुपये कैश सेल्फ चेक के थ्रू निकाला। मैं यहाँ पे सेल्फ लिख रहा हूँ, आप चेक नंबर लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। मैं डिटेल में दिखाता हूँ ताकि, अब ये बैंक का बैलेंस 7,394 रुपये रह गया और कैश आपका 35,041 रुपये हो गया, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इसमें मेन बात कैश में हम ये देखते हैं कि डेली कैश कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप टैली में इसको ये डेली ब्रेकअप F6 में आप जाके देख सकते हैं। अगर कहीं पे नेगेटिव बैलेंस है तो गवर्नमेंट कहती है कि ये गलत है, इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ हेर फेर की है, कि आपके पास कैश था नहीं फिर भी आपने खर्चा कर दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कभी भी क्रेडिट साइड नहीं होनी चाहिए, ये आपका हमेशा डेबिट होना चाहिए। तो इससे आपको पता चलता है कि बैंक बैलेंस हमारा, कैश इन हैंड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। ये सबसे मेन बात होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली बार अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।